नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है मुफ्तखोर। आइए सुनते हैं कहानी को। सुमित और वर्षा आज अपना सारा सामान घर के ऊपर वाले हिस्से में शिफ्ट कर रहे थे और सुमित के पिता खड़े होकर सब देख रहे थे और खुद के सामान को हाथ भी नहीं लगाने दे रहे थे। किचन में से भी कोई चीज़ उठाने नहीं दे रहे थे और बड़ी बहू एक तरफ खड़ी हुई रोए जा रही थी। वैसे महेश जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे विजय की मृत्यु हुए 3 साल बीत गए थे। विजय की पत्नी कावेरी सिलाई का काम जानती थी। वो कुछ निकाल कर थोड़ा बहुत सिलाई का काम करके खुद का और अपनी बेटी का खर्चा निकाल लिया करती थी। महेश जी का एक छोटा बेटा सुमित और बहू वर्षा थे। बड़ी बहू कावेरी की बेटी सिया थी, जो 8 साल की थी, जो अपने दादाजी की चहेती थी। वो उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो उनकी एक ही पोती थी। छोटे बेटे सुमित के 2 बेटे थे। दोनों सिया से छोटे थे। सुमित सरकारी नौकरी करता था, विजय प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। सब साथ ही रहते थे। महेश जी खुद भी एक अकाउंट्स का काम करते थे। 2 साल पहले काम छोड़ चुके थे। बस बच्चों के साथ ही समय बिताया करते थे। लेकिन बड़े बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने फिर से काम करना शुरू कर दिया था ताकि वो अपने घर खर्चे में छोटे बेटे की मदद कर सके और उसका थोड़ा बोझ हल्का भी कर सके। पत्नी की मृत्यु भी 1 साल पहले ही हो गई थी। पत्नी की मृत्यु के बाद छोटे बेटे ने उन्हें काम करने से रोक दिया और कहा कि वो अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताएं। दोनों बहुएं ने भी घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा था। कावेरी अपनी सिलाई के साथ घर की भी पूरी जिम्मेदारी निभाती थी। लेकिन छोटी बहू थोड़ी दबंग थी। तीनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद कावेरी और वर्षा मिलकर सारा काम निपटा लेती थी और कावेरी अपना सिलाई मशीन पर बैठ जाती थी और बाहर के काम महेश जी कर देते थे ताकि बहुओं को घर के बाहर जाना ना पड़े। और ये भी सोचते थे कि बुढ़ापे में कोई उन्हें बोझ ना समझे, इसीलिए वो खाली नहीं बैठते थे। फिर भी वर्षा बात बात पर अपने पति के अकेले कमाने का ताना दे दिया करती थी। खाना वो खुद ही बनाया करती थी और कभी कभी तो कावेरी के लिए जानबूझकर खाना कम रखती थी और जितना होता था कावेरी उसी में संतोष कर लेती थी ताकि उसकी बेटी को पेट भरकर खाना मिलता रहे। कभी कभी तो कावेरी ने यहाँ तक भी देखा था कि जब वर्षा बच्चों के लिए दूध गर्म करती थी तो सिया को चाय दे देती थी, ये कहकर कि दूध खत्म हो गया है, तुम रात को पी लेना। ये सब देखकर उसका जी जलता था, पर मजबूरी थी। पति नहीं था तो शिकायत भी किससे करती। सास भी नहीं रही थी। अगर सिया कुछ मांगती थी तो कावेरी उसे समझा बुझाकर शांत करा देती थी और वो कभी कभी रोते हुए सो जाती थी। लेकिन इन सब बातों का महेश जी को पता नहीं चलता था या फिर दोनों बहुएं पता चलने नहीं देती थी ताकि घर में किसी बात की वजह से वातावरण खराब ना हो, इसीलिए वो सह जाती थी। लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती थी। ऐसा ही हुआ। एक दिन की बात है कि वर्षा सबके लिए नाश्ता बना रही थी। छुट्टी का दिन था। कावेरी कपड़े धोने में व्यस्त थी और वर्षा पराठे बना रही थी और उसके दोनों बेटे बैठकर नाश्ता कर रहे थे और सिया भी आकर बैठ गई। बोली, चाची जी मुझे भी नाश्ता दीजिए, बहुत भूख लगी है। 5 मिनट रुक जा, तेरे भाई अभी खा रहे हैं, तुझे बाद में देती हूँ। वो इंतज़ार कर रही थी और वर्षा प्लेट में 2 चपाती और सब्ज़ी ले आई और सिया को देकर बोली, ले जल्दी से खा ले। चाची जी आप मुझे पराठा बनाकर क्यों नहीं देती? अब जो मिल रहा है चुपचाप खा लो, वरना ये भी नहीं दूंगी। ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज की। तुम अकेली नहीं हो खाना खाने वाली इस घर में, और भी लोग हैं मुफ्त का खाने के लिए। पराठे खाने के लिए तेरा बाप घी का इंतज़ाम करके नहीं गया है। एक कमाने वाला और 7 खाने वाले,
चल खा ले। अच्छा तो चाची जी दूध ही दे दो, आज है नहीं, कल पी लेना। अभी चाय बनाऊंगी तो चाय पी लेना। वैसे भी दूध पीकर क्या करना है तुझे? चाची जी, रात को भी दूध नहीं दिया आपने, तो क्या हुआ? यहाँ कोई गाय भैंसे नहीं रख गया है तेरा बाप कि तेरे लिए 2 वक्त दूध पीना ज़रूरी है? लेकिन चाची जी, आकाश और विशाल भी तो दूध पी रहे हैं, क्या मैं नहीं पी सकती? मेरे बेटों का मुकाबला करेगी? कहाँ की राजकुमारी नहीं है तू? वर्षा को पता नहीं था कि वो जो बोले जा रही है उसे कोई सुन भी सकता है। अचानक उसके कानों में एक गर्जना पड़ी। क्या हो रहा है ये? कुछ तो शर्म करो। सुमित, ओ सुमित, यहाँ आकर देख क्या हो रहा है ये इस बिन बाप की बच्ची के साथ। क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? हुआ क्या है? पूछ अपनी बीवी से कि सिया के साथ वो कैसा सुलूक कर रही है। रोज़ 4 किलो दूध आता है घर में, और इस बच्ची के लिए चाय? मैं पूछता हूँ क्यों? पिताजी, फिर भी थोड़ा आराम से बात कीजिए, वो आपकी बहू है। इस तरह बोलना आपको शोभा नहीं देता। और बहू को ये शोभा देता है कि हम लोगों को मुफ्तखोर कहे? कौन है इस घर में जो मुफ्त की रोटियां तोड़ता है? बताओ, मैं हूँ या कावेरी बहू, या फिर ये तुम्हारी भतीजी जिसका बाप तुम्हारा बड़ा भाई था? पिताजी, आप मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं तुम्हारी बात? इस बच्ची को खाना मिलता है बाप की मौत के तानों के साथ, जैसे इसने अपने बाप को खुद ही मारा हो। देखो इसकी थाली को, और देखो आकाश और विशाल की थाली को। कोई फ़र्क नज़र आया? देखो, सब मेरे ही बच्चे हैं, और खाने में इतना फ़र्क? ध्यान से देखो, याद है ना तुम्हें? ये वही सिया है जिसके पैदा होने पर तुमने ही मिठाई बांटी थी कि मैं चाचा बन गया हूँ, और तुमने अपने भाई से कहा था, भैया इसे मैं आपसे भी ज़्यादा प्यार दूंगा। अपने पापा की नहीं, अपने चाचा की परी बनकर रहेगी। लो देखो परी का हाल, जो एक पराठे के लिए रो रही है। मैं अपनी पोती को और तरसने नहीं दूंगा। तुम लोग अपना अपना सामान उठाओ और ऊपर वाले हिस्से में शिफ्ट हो जाओ। बहुत पराठे खा लिए हम लोगों ने तुम्हारी कमाई से। अब मैं खुद देख लूँगा कि अब इनको क्या खिलाना है। बाबूजी, आप ऐसा मत कीजिए। जो भी हुआ बैठकर बात करते हैं, ऐसे जल्दबाजी मत कीजिए। ठीक है, लेकिन अब हम एक साथ नहीं रह सकते। अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं कावेरी और सिया को लेकर इस घर से चला जाता हूँ। नहीं बाबूजी, ये आपका घर है, आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर वर्षा से कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ी मांगने की, और हमें और खिलाने की। वर्षा और सुमित दोनों बाबूजी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, लेकिन बाबूजी चुपचाप बैठ गए और थोड़ी देर रुककर बोले, यह पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार देखा है, सुना है। कई बार सोचा कि कावेरी से कह दूं कि सिया को मेरे भरोसे छोड़कर अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचे, लेकिन ये सोचकर चुप हो जाता हूँ कि बाप तो चला गया, कहीं उसकी माँ भी ना छिन जाए। ये सुनकर कावेरी रोने लगी थी। उसे रोता देख बाबूजी बोले, रोती क्यों हो? इतना भी निष्ठुर नहीं हूँ कि इस बच्ची से उसकी माँ भी छीन लूँ। अभी मैं ज़िंदा हूँ। और हाँ सुमित, तुम अपना सामान उठाना शुरू करो। सबसे पहले किचन में से अपना सामान निकाल लो ताकि कावेरी बहू नाश्ता बना सके। लेकिन बाबूजी, नाश्ता तो बना हुआ है, तो उसे भी उठाओ और ऊपर जाकर खाओ। वर्षा और सुमित ने अपना अपना सामान उठाना शुरू किया। वो दोनों जिस भी चीज़ को हाथ लगाते थे, बाबूजी कह देते कि ये उनकी पत्नी की चीज़ है, या फिर ये कह देते कि ये उनके विजय की बनाई हुई चीज़ है। तो एक बार तो वर्षा ने कह दिया कि क्या हमारी सास की रसोई में से मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता? नहीं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक इस घर में किसी चीज़ की बंटवारा नहीं होगा, और तुम्हारी खरीदी हुई चीज़ है इस रसोई में मत छोड़ना। बाबूजी ने कावेरी से कहा, कावेरी बहू, आज से तुम्हें किसी का मोहताज होकर रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी इस लायक हूँ, अभी भी मुझे अकाउंट्स का काम मिल रहा है, और मैं आज से ही शुरू कर दूँगा,
और तुम चाहो तो अपनी सिलाई का काम भी जारी रख सकती हो। उस दिन से बाबूजी ने दोबारा काम करना शुरू किया और कावेरी ने सिलाई का काम को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे 2 सिलाई मशीनें और 2 हेल्पर लड़कियां रख ली। वो खुद कपड़ा कटिंग करके देती और फिर सिलाई करवाती। देखते देखते एक छोटा सा बुटीक घर में ही खुल गया। अच्छी आमदनी होने लगी और अब वर्षा को अपने घर के सारे काम खुद करने पड़ते थे। एक दिन वर्षा और सुमित दोनों ने बाबूजी के पास आए और माफ़ी मांगने लगे कि जो कुछ भी हुआ है उसे भूलकर फिर से एक साथ रहना चाहते हैं। तो बाबूजी ने कहा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, अभी अपनी ज़िंदगी जियो और कावेरी भी अपना घर संभाल लेगी। अगर उस दिन एक पराठा सिया को दे दिया होता तो ये सब नहीं होता। आप लोग अपने घर में खुश रहो और इन माँ बेटी की चिंता करना छोड़ दो। अब वो आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, वो किसी पराठे की मोहताज नहीं। ये सुनकर दोनों बहुत शर्मिंदा हुए और कावेरी भाभी से माफ़ी भी मांगने लगे। इस पर कावेरी ने दोनों को गले लगा लिया और कहा, मैंने तो तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है, मन पर कोई बोझ मत रखना। वो सब नहीं होता तो शायद आज भी मैं तुम्हारी रोटी की मोहताज होती। मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर कोई टैलेंट है और मैं भी कमा सकती हूँ। इसीलिए मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं है। अलग होकर भी हम साथ हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना और अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।